जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? नवाज शरीफ जहां जहां से गुजर रहे हैं कारकुनों को निजाम के खिलाफ खड़ा होने पर तैयार कर रहे हैं। साथ चलने का अहद लिया जा रहा है, लेकिन जाना कहां है, रास्ते अभी मुतय्यन नहीं हुआ। डॉक्टर ताहिर कादरी ने पुराने मुतालबे के साथ नए धरने का ऐलान कर दिया। इस बार लाहौर माल रोड पर खवातीन बैठेंगी। लाहौर में सियासी टकराव की तैयारियां हो रही हैं। कराची में क्रिमिनल्स दंदनाते फिर रहे हैं। जब दिल चाहता है बैंक लूटते हैं, जब दिल चाहता है लोगों को, पुलिस को भी महफूज नहीं रही। मुस्तकिल अमन सिक्योरिटी इदारों का कड़ा इम्तिहान बना हुआ है। और कायदे-आज़म ने 70 साल पहले आज ही के दिन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी थी। हम हर साल इस वादे का दिन तो याद रखते हैं, लेकिन अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक को भूल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। हुक्मरान जमात नवाज शरीफ की नाअहली से मुताल्लिक अदालती फैसले पर सख्त नाराज है। खुलकर इस फैसले की मुखालफत की जा रही है। इब्तिदा में तो इस बात का ख्याल रखा जा रहा था कि कहीं तौहीन अदालत ना हो जाए, लेकिन अब नून लीग की रैली में किसी को खातिर में लाए बगैर खुलकर इस फैसले की मुखालफत हो रही है। खुद मियां साहब इस फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं। परसों रावलपिंडी में उन्होंने इस फैसले को अवामी मैंडेट की तौहीन करार दिया। कल जहलुम में कारकुनों से खिताब करते हुए भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया। और आज जब गुजरात में खिताब कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। 5 लोगों ने क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया, कौन सी करप्शन की नवाज शरीफ ने मुझे बताया जाए। ये वो जज साहबान भी कह रहे हैं नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की। क्या इस जुल्म का मुकाबला करना चाहिए, इसकी लाठी उसकी भैंस। ये सिलसिला कब तक चलेगा? मैं ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पैगाम का इंतजार करना, लेकिन फिर जो मैं आपको कहूंगा वो आपको पैदा करना। मियां साहब की अब तक जितनी भी तकारीर हुई हैं उन तमाम में वो यही कहते दिखाई दिए हैं। मुसलसल कारकुनों से अपील की जा रही है कि वो निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हों। मुसलसल इस तरह के बयानात आ रहे हैं, लेकिन अब ये बयानात मुज़म्मतों से आगे बढ़कर धमकियों की सूरत इख्तियार कर गए हैं। लाला मूसा में आज तलाल चौधरी जिस तरह से कारकुनों से मुखातिब हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर नजरसानी का कहा, उनके रवैये से मालूम यही हो रहा था कि वो अदालत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। धमकी आमेज लहजा अपनाया गया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि मियां साहब की नाअहली के फैसले पर नजरसानी ना की गई तो मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सख्त बयान था। उनकी ये तकरीरें सुने और उनका रवैया क्या था, जरा ये भी देखिए। पाकिस्तान अब ऐसे नहीं आगे बढ़ सकता। ये कैसा निज़ाम है कि मुंतखब अवाम करे और हर कोई और भेजे। ये अवाम का हक है और ये अवाम के पास रहना चाहिए। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। बहुत सख्त रवैया है तलाल चौधरी का और मुस्लिम लीग की क़यादत इस तरह के बयानात दे रही है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि नून लीग तसादुम की तरफ जा रही है। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अदालती फैसला तस्लीम कर लिया है, लेकिन हकीकतन अब इस फैसले पर कारकुनों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। अब हालात तो 1998 की नहज तक तो नहीं पहुँचने वाले जबकि सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, लेकिन सूरत हाल कुछ वैसी बनती दिखाई दे रही है। अगर ये तसादुम बढ़ता है तो अदालती फैसला जिसके ऊपर मुस्तकिल तनकीद की जा रही है, क्या तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है और अदालत किस तरह से एक्शन ले सकती है, इस पर हम बात करेंगे। इसकी कानूनी पेचीदगियों को जानेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक आपका। नवाज शरीफ साहब ने रैली निकाली और अब तक नवाज शरीफ और नून लीग के जो दीगर रहनुमा हैं उनके जो बयानात सामने आए, जो तकारीर हैं, अदालती फैसले पर भरे मजमे में तनकीद तो की जा रही है। जितनी बातें की गई हैं, क्या आप समझते हैं कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है? इस पर बहस तो बहुत हुई है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई खुद एक्शन ले सकता है? देखिए, अभी तक जो मैंने बातें सुनी हैं उनकी, उसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो रूल्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। ये तो नहीं कि आप कोई भी बात करें तो कोर्ट नाराज़ हो जाएगी और आपके ख़िलाफ़ नोटिस भेज देगी। उसमें ये होता है कि जब एक दफ़ा जजमेंट दे देती है कोई कोर्ट तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है।
और पब्लिक को पूरा हक होता है कि उस पर कॉमेंट करे, उसको क्रिटिसाइज भी करे, कानूनी तौर पर भी और दूसरे तौर पर भी। सिर्फ एक चीज़ वो नहीं कर सकता कोई, वो ये कि किसी जज के ख़िलाफ़ कोई बात करे, उसके उस शख्सी कोई बात उसके ख़िलाफ़ करे, वो नहीं कर सकता। अगर वो करेंगे तो वो फ़ौरन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में के ज़मरे में आ जाती। वरना जजमेंट पे अगर कोई कमेंट करते हैं, कोई क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होती। और इसमें आपने पूछा था कि वो सुप्रीम कोर्ट क्या इसके नोटिस लेगी। सुप्रीम कोर्ट इसके कोई नोटिस नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट के ठीक है जस्टिस साहब, अगर इस तरह सियासी जमातों को अदालतों पर तनकीद करने के लिए बड़ी खुली छूट मिलेगी, फिर मुस्तकबिल में जिस जमात के खिलाफ भी कोई फैसला होगा, अदालत कोई फैसला सुनाएगी, इसी तरह से अदालतों पर तनकीद शुरू कर दी जाएगी। ट्रेंड बन रहा है। तनकीद दूसरी बात होती है और अदालतों की जजमेंट पे तनकीद दूसरी बात होती है। ठीक है, अभी तक तो मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं कही उनकी ये सुनी जिसमें उन्होंने अदालतों की तनकीद की हो। उन्होंने फैसले की तनकीद की है और फैसले की तनकीद करना में कोई जुर्म नहीं। ठीक है, ये बड़ा वाजे हो गया जस्टिस साहब। अब नून लीग वही जमात है, 1998 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो चुका है। एक बार फिर कारकुनों से साथ चलने का कहा जा रहा है, कारकुनों से कहा जा रहा है कि वो तैयार रहें, निज़ाम के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। क्या हालात बिगड़ सकते हैं और ऐसे में अदालत कोई एक्शन ले सकती है? नहीं, अदालत क्यों एक्शन लेगी? फिर तो ये काम तो सोसाइटी का है, ये तो पुलिस का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो फिर फौज उसमें इंटरफेयर करेगी। लेकिन अदालत का काम तो नहीं है ना कि ये कोई अदालत के खिलाफ बात करे तो फौरन नाराज़ होकर के वो उसको पकड़ धकड़ शुरू कर दें। ये अदालत का काम नहीं है। अदालत एक फ़ैसला दे देती है, उसके बाद वो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहता फैसले से। फैसले क्यों अगर कोई तो ठीक है, अगर किसी जज की तनकीद करता है या कोर्ट की तनकीद करता है, कोर्ट के को बुरा भला कहता है, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट नोटिस देगी। लेकिन अभी तक तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी। ठीक है, तो अब क्या दबाव, रैलियां और इस किस्म का जो एहतजाज है, इसकी सूरत में नेब रेफरेंसेस या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो मुतासर हो सकता है? जी नहीं, देखिए, कोर्ट अगर इस तरह से मुतासर होने लगे बातचीत करने से और प्रेस में स्टेटमेंट आने की वजह से, फिर तो कोई काम कभी मुल्क में चलेगा नहीं। ये तो हर जगह होता है। ये ठीक है, वो बातें करते हैं अपनी जगह पर, लेकिन जब कोर्ट के सामने पेश होंगे तो कोर्ट उसको कानून के मुताबिक फैसला करेगी और इस पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। और दूसरे ये भी है कि ये ऐसा केस है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट खुद वॉच कर रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद वॉच कर रही है तो मेरे ख्याल में नैब कोर्ट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और अहम मामला है जस्टिस साहब, हुकूमत की जानिब से जो रेफरेंसेस के लिए नैब के रेफरेंस हैं, उसके लिए जज की तैनाती पर मुसलसल सवाल उठाए जा रहे हैं। जज की तैनाती अगर हुकूमत एतराज़ करती है तो क्या उसमें रद्दोबदल हो सकता है किसी सूरत में? जी, अगर वो चाहें तो इसके खिलाफ रिव्यू फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये फैसले का एक हिस्सा है। और अगर वो फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू फाइल कर रहे हैं तो हो सकता है, मेरे ख्याल में ज़रूरी करेंगे वो कि इस पॉइंट को भी वो रेज़ करेंगे कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है नैब की कार्रवाई को, तो ये वो कहेंगे कि ये इंसाफ के तकाजे के ख़िलाफ़ है। तो इस पे फैसला जो सुप्रीम कोर्ट को आएगा वो फैसला देखा जाएगा। बिल्कुल यही बात कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि उसको निगरानी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब की निगरानी जो की जा रही है, तो इससे नैब की तहकीकात पर असर पड़ेगा। यही मौक़िफ़ है हुकूमत का। तो ऐसा आपको नजर आता है, कोई फ़र्क पड़ सकता है? हुकूमत चाहिए कि वो अपनी डिस्क्रेशन पर वो उस पर फैसला करे, एविडेंस सुन करके और लॉ को अप्लाई करके। नॉर्मली तो ऐसे ही होना चाहिए चाहे कोर्ट हो, और उस पर अगर कोई बड़ी कोर्ट बैठ जाए ऊपर और उसकी हर एक बात को मॉनिटर करे और देखे, तो यकीनन वो छोटी कोर्ट जो है उसको उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो पूरे इंसाफ के तकाजे पूरे कर सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरे ख्याल में रिव्यू हो सकता है, और अगर रिव्यू हो गया और फिर ये हो सकता है कि बदल भी जाए और वो सिर्फ मॉनिटरिंग की बात न करें, वो ये कहेंगे कि हमको रिपोर्ट पेश किया करें रेगुलर बेसिस। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी, माहिर कानून, हमारे हमरा थे। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके जो कानूनी पहलू हैं उस पर इज़हार ख़याल कर रहे थे। अदालतों के फ़ैसलों पर अगर तनकीद की जाती है, और जैसे कि इस वक्त किया जा रहा है, अदालतों पर तनकीद की जा रही है, उससे कोई तौहीन अदालत का जो है बनता हुआ नज़र नहीं आता। और अगर बराह रास्त फ़ैसले को मुतासर किया गया तो शायद उससे ऐसी सूरत हाल बन सकती है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद नून लीग की जो रैली है, ये जो कारवां रवां दवा है, इसके जो सियासी असरात है उस पर मज़ीद बात करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ ऑन विद नाजिया।
वेलकम बैक। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दिन से जीटी रोड पर हैं। मुसलसल 3 रोज से ये काफिला लाहौर की जानिब बढ़ रहा है और 3 रोज में आज पहला इंतहाई अफसोसनाक हादसा रूनुमा हुआ है। लाला मूसा के करीब मियां साहब के स्क्वाड में शामिल एक गाड़ी की टक्कर से एक बच्चे की जान गई है। बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ये वाक़या है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात ये हुई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहीं इस बच्चे की मौत का जिक्र भी नहीं किया और इसके साथ साथ जो दीगर लोग थे उन्होंने जो बच्चे के बारे में इजहार ख्याल किया वो भी बड़ा अफसोसनाक था। इस पर आगे चलकर तो बात होगी। अभी जीटी रोड पर वापस आएँ तो नून लीग की रैली ने जो सियासी माहौल पहले से गरमाया हुआ है और अब इसमें अपना हिस्सा डालने के लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी आन पहुंचे हैं। उन्होंने 16 अगस्त को लाहौर माल रोड पर खवातीन के धरने की कॉल दी है। इसके अलावा आज नवाज शरीफ की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त NA 120 पर मुस्लिम लीग नून ने कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए हैं। तो ये जितनी अहम तर सियासी डेवलपमेंट्स हैं इस पर हम बात करेंगे। हमें सीनियर तज्ज़ियाकार उवैस तौहीद साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब आपका। तीसरा रोज है, नून लीग इस वक्त जीटी रोड पर है। मियां साहब जहां जहां जा रहे हैं, जहां जहां से गुजर रहे हैं, कारकुनान को जमा कर रहे हैं, कारकुनान को तैयार कर रहे हैं कि वो निज़ाम के खिलाफ खड़े हों और वो कोई पैगाम है जो कि बाद में दिया जाएगा, अभी वो डायरेक्टली पैगाम भी नहीं दे रहे। तो जिस रास्ते पर चलने के लिए वो सबको तैयार कर रहे हैं वो रास्ता है कौन सा, किस निज़ाम के खिलाफ लोगों को तैयार किया जा रहा है? सबसे पहले तो ये कि इस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है, जो बहुत ही डिप्रेस नज़र आ रहे थे इस्लामाबाद में, पिंडी के अंदर, क्योंकि वो अपने इलाके में हैं, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब में हैं। जब भी उन्होंने जीटी रोड का इंतखाब किया, एक दो-धारी तलवार पर इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ उनकी अपनी ख़ानदानी सियासत की साख दाव पे लगी हुई है, उनकी नून लीग की जो सियासी साख है वो दाव पे लगी हुई है, और दूसरी तरफ जो है उनके सामने नैब के केसेस जो अब खुलेंगे उसमें एक चर्चा होगा टीवी चैनल्स पे, उनके खिलाफ भी वो पहले से सेफ्टी वॉल्स या बंद लगाना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। इसी बात ये कि जो उनकी टोन है, टोन जो है रावलपिंडी में उन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी दोनों की तरफ वाज़े इशारे दिए थे कि कहीं न कहीं उनका कोई नेक्सस ऐसा बन रहा है बकौल उनके कि उनको फारिग किया गया है। लेकिन उसके बाद कल हमने देखा जब जीटी रोड पे थे तो उन्होंने रिवर्स गियर मारा और जुडिशरी को डायरेक्टली वो ललकार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो जुडिशरी का जो जजमेंट था उस पर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उस पर अपने स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उनकी टोन से कि जिस तरह वो लोगों को मुखातिब हो रहे हैं कि अपने वोटर्स को, इनके वर्कर्स कम होते हैं, वोटर्स ज्यादा हैं, जो मेरा इनके नून लीग के बारे में है नाजिया, और उनको ये जो लग रहा है वो उस कैटेगरी में जा रहा है जहाँ पे वो जुडिशरी इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कोई प्रोवोकेशन वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो बहुत ही एहतियात से आगे चलना होगा नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि ये रास्ता जो है कहीं ना कहीं तसादुम की तरफ जाता है। इस एहतियात का मशवरा तो उनको बहुत अरसे से दिया जाता रहा है उवैस तौहीद साहब। अब जो रवैया है उनका, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, इब्तिदा में तो फिर भी थोड़े बहुत मोहतात थे, जिस तरह से आप पहले कह रहे हैं अदालती फैसले पर बोलते थे, अब तो बड़ा खुलकर फैसले की तो मुखालफत हो ही रही है, बराह रास्त अदलिया पर तनकीद की जा रही है। अब इस ट्रेंड से नुकसान क्या होगा? हमेशा ही सियासी जमातें अपने फैसलों के पर इसी तरह से रिएक्ट करती हुई नजर आती हैं, लेकिन नून लीग कितना बड़ा सियासी नुकसान उठा सकती है इस तनकीद से? जाहिर बात है इनकी हर चीज दाव पे लगी हुई है। इनके पूरे खानदान के जो नाम है वो हुदैबिया पेपर मिल्स केस के अंदर हैं, और अगर वो केसेस खुलते हैं और जिस तरह ये कह रहे हैं कि नैब एक एजेंडे के साथ उसके काम कर रहा है, इन्होंने जो है वो ये भी स्टेटमेंट दिया है। दूसरी तरफ इनका गवर्नर सिंध के अंदर जो है वो जो नैब का जो कानून है उसको जो खत्म कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो उसके खिलाफ एक वो रोक रहे हैं। तो इनके कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो तो बहुत है, लेकिन जो आप जो बात करना चाह रही हैं कि और सारे लोगों के जहन में जो सवाल है कि आगे क्या ऐसा बयान है, मैं समझता हूं कि इनके जो आइडियल हैं वो हैं तुर्की के सदर अर्दोगान, और अर्दोगान साहब जो हैं वो 3 दफा मुंतखब हुए वजीर आजम, सदर अब रहे हैं, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पावर लेकर आना चाहते हैं, एब्सोल्यूट पावर। और अगर आप देखिए कि इस फैसले के बाद ख्वाजा साद रफीक साहब और दूसरे इनके जो करीबी रुफ़ा हैं जो सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और कहीं ना कहीं नजरियाती भी हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि एक ऐसा लाएंगे ताकि उसमें कोई
एब्सोल्यूट जो है वो डिसीजन मेकिंग हो, और ऐसा ना हो कि किसी को वोट जो बकौल ये कह रहे हैं। लेकिन उर्दवान और मियां साहब में तो बड़ा वाज़ेह फर्क है। आप समझते हैं कि वो वाला फ्रेमवर्क यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा? देखें बयान, देखें किसी के आइडियाज पे तो मैं और आप बंद नहीं लगा सकते। यही थे जो दूसरे दौर के अंदर अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। तो अब अगर माजी से सबक नहीं सीख रहे और अगर ये कह रहे हैं, ये मंत्रा कह रहे हैं कि 18 वजीर आजम को नहीं मुकर्ररा वक्त पूरा करने दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 18 में से 4 मौके ऐसे जो उन्होंने खुद साजिश की है, जिसमें बेनजीर साहिबा के खिलाफ 1990 के अंदर IGI का ये हिस्सा थे, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जिसमें आयशा के पैसों का केस है, मेहरान जो बैंक का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में सब पेंडिंग है। दूसरा फिर ये 96 के अंदर जब बेनजीर भुट्टो साहिबा जो हैं जब फारिग हुई, उसमें इन्होंने फारूक लकारी साहब के साथ मिलके साजिश की बेनजीर भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब का जब जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए वो फारिग हुए तो इन्होंने बगल बजाए, और ये उसके मई 2012 के अंदर मई के अंदर इन्होंने जो तकरीर की थी उसके अंदर वो सारे इन्होंने बयान दिए हैं जिसकी नफी इस वक्त वो कर रहे हैं GT रोड पे। तो नवाज शरीफ साहब और दूसरी हमारी सियासी कुव्वतें हैं वो माजी से नहीं सीख पा रही, और ये जो आपकी बात करिए इसका नुकसान पार्लिमानी सियासत पे होगा और जमहूरी सफर के तसलसल पे नुकसान होगा। क्योंकि अगर ये ऐसे इदारों के खिलाफ अगर कोई प्रोवोकेशन वाले नारे लगाते हैं और उकसाने के मुतरादिफ होता है, तो आगे चल के लाहौर के अंदर और लाहौर के बाद जो आगे सफर होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं तसादुम का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा इनको, और उसमें काफी खतरनाक उसके रिजल्ट हो सकते हैं। साहिल कादरी साहब के बारे में तो नाजिया हम समझते हैं कि वो तो बिल्कुल सही है कि कैसे स्पिरिचुअल नडा के नेशनलिटी लेकर यहाँ पर समाजी इनकलाब लेकर आते हैं। हम तो पहले ही कहते हैं कि हम आपके चाहिए समाजी इनकलाब में होंगे। अगर आप चीचा वतनी के अंदर इस गर्मी के अंदर या फैसलाबाद के अंदर अपने खेमे लगाएं, ये ना करें कि आप सर्दी और गर्मियों की छुट्टी में आए, लेकिन अब वो उनका जो मुतालबा है मॉडल टाउन के 14 शोधा का, उनकी कंपनसेशन का और उसके खिलाफ जस्टिस का, वो मेरे ख्याल में आगे हॉन्ट करेगा शहबाज शरीफ साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब हमारे हमरा थे और जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर इजहार ख्याल कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। कराची में 5 साल की कोशिशों के बाद जो अमन बहाल हुआ था, लोग सुख का सांस ले रहे थे, अब अचानक से वो अमन रूठता दिखाई दे रहा है। शहर कायद में अचानक से स्ट्रीट क्राइम और दहशतगर्दी में तेजी आई है। खुसूसन पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। रमज़ान में साइट के इलाके में 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया था, और पिछले माह की अगर हम बात करें तो एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार मारा गया, और आज DSP ट्रैफिक सेंट्रल मोहम्मद हनीफ को निशाना बनाया गया, और इस हमले में वो और उनके मुहाफिज शहीद हुए। अजीज़ाबाद के इलाके में उन्हें मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने टारगेट किया। DSP मोहम्मद हनीफ रोज़ाना अपने दफ्तर जाने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे, जिससे साफ जाहिर है कि यह हमला पूरी प्लानिंग के जरिए हुआ है। एडिशनल IG गुलाम कादिर थीबू ने इस वाक़े से मुताल्लिक मीडिया से गुफ्तगू की, वो क्या कह रहे थे ज़रा सुनिए। ये 2 हुए तो उसमें भी जो है पुलिस ने हिम्मत की और जो वो केस डिटेक्ट हो गए हैं, तो ये है कि इंशाल्लाह ताला ये भी जिस तरह पुलिस ने वो केस डिटेक्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह इनके भी जो मुल्ज़मान होंगे वो कैफर किरदार तक पहुँचेंगे। कराची पुलिस चीफ को आपने सुना। पुलिस पर हमलों में TTP सवात के मुलव्विस होने का इशारा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बात अहम है कि जब से गुलाम कादिर थीबू ने कराची पुलिस चीफ का चार्ज संभाला है, उसके बाद से ही कराची के हालात बिगड़ते हुए हमें नजर आए हैं। सिर्फ अगर हम इसी हफ्ते का जिक्र करें तो कराची में 2 बैंक लुट चुके हैं, और स्ट्रीट क्राइम की भी ढेरों सारी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया है अब तक। इसकी वजह क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद ने ज्वाइन किया। रफत, आपका अचानक से कराची में क्राइम में बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है, बैंक डकैतियाँ हुई हैं, टारगेट किलिंग के वाक़यात, और आज जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस के DSP को शहीद किया गया, इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी साफ और वाज़ेह वजह तो ये है कि पुलिस में सियासत बहुत है।
पुलिस में गिरोहबंदी है, धड़ेबंदी है, चाहे उससे कोई भी इनकार करे। आज वज़ीर आला सिंध जो है उस हवाले से कोई जवाब देने से कासिर थे कि क्या हो रहा है। सबको पता है कि ईडी ख्वाजा का तनाज़ा जो है वो सिंध हुकूमत के साथ क्या है। आईजी का, जिस पुलिस फोर्स के चीफ का तनाज़ा उस हुकूमत से चल रहा हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो पुलिस फोर्स क्या डिलीवर करेगी और किस तरीके से सारे मामलात होंगे। और बड़े वाज़ेह तौर से इसमें यह है कि DIGs के ग्रुप बने हुए हैं, कौन किसके लिए काम करता है ये भी सबको पता है। फिर एडिशनल IG कराची गुलाम कादिर थिबो को जिस तरीके से तैनात किया गया है, सबको मालूम है कि पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनको लगाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। खुद बिलावल भुट्टो ने इस बात की मुखालफत की थी और कि इन्हें ना लगाया जाए, उसके बाद उन्हें एंटी करप्शन में लगा दिया गया, लेकिन बिल आखिर जो है उन्हें फिर एक मरतबा ले आया गया। फिर ये कि सूबाई वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल जो हैं वो बराह रास्त जो है वो पुलिस अफसरान से रब्ता करते हैं, IG को बाईपास करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक किसी भी फोर्स के लिए नाकामी का सबब बनती हैं और इससे दहशतगर्दों को मदद मिलती है और वो मदद मिल रही है और पे दर पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पुलिस नाकाम हुई है। आपने जितने ये फैक्टर्स बताए हैं ये तो अपनी जगह मौजूद है और ये बहुत अरसे से हैं। ख़ासतौर पर जब हम पुलिस के अंदर सियासत की बात करते हैं तो वो तो सिंध में है, लेकिन जब से गुलाम कादिर थिबो साहब आए हैं उसके बाद से ये तमाम तरह कार्रवाइयाँ एकदम से स्टार्ट हो जाना, ठीक है उसके अंदर ये तमाम जो ब्लॉक्स हैं इनका तो बड़ा काम होगा। जितना परेशान कराची की आवाम है, कराची के शहरी हैं, मीडिया पर हम बैठकर डिस्कशंस कर रहे हैं, क्या उसका एहसास हुकूमत सिंध को है? वो भी उतनी तशवीश में आपको नज़र आई आज? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत सिंध को इस हवाले से कोई तशवीश है, क्योंकि वो सारा मलबा अदालत की तरफ डालते हैं। कहते हैं कि अदालत जब तक डिसाइड नहीं करेगी तो ये IG सिंध वाला तनाज़ा नहीं हो सकता। और वो इस बात से भी इनकारी हैं कि कोई किसी किस्म का कोई तनाज़ा पुलिस फोर्स में है या कोई मामला है, लेकिन बात यह कि ज़बान ज़द आम है, सबको मालूम है। और बराह रास्त फैसले जो है वो दुबई में होते हैं, ये भी सबको मालूम है कि फ़ैसले कहाँ होते हैं, पुलिस से मुताल्लिक़ फ़ैसले कौन करता है, किसकी तैनाती किस तरीके से होती है, सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर अफसरान को लगाया जा रहा है। जो लोग इस शहर की डायनामिक से वाकिफ़ नहीं है, जिन्होंने कभी इस शहर में सर्व नहीं किया, जिन्हें रास्ते भी मुकम्मल तौर से नहीं मालूम है, वो पुलिस अफसरान इस शहर में तैनात हैं। तो यकीनन फिर ऐसे में पुलिसिंग क्या हो सकती है? तो इसमें नाकामी बिल्कुल होगी और दहशतगर्द और इस तरीके से कार्रवाइयाँ करेंगे, क्योंकि वो पुलिसिंग नहीं हो रही जो ज़रूरत थी जिसकी। एक मरबूत निज़ाम कायम हुआ था, जब आपने देखा होगा कराची में अमन कायम हुआ था, रेंजर भी उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी कि ठीक है पुलिसिंग तो एक तरफ है, लेकिन रेंजर्स के जो मामलात हैं, क्योंकि मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त तो बहुत तेज़ी से बदली हुई है, नए वज़ीर दाखिला आए हैं, काबीना पूरी चेंज हुई है, तो चौधरी निसार साहब तो डायरेक्ट दिलचस्पी लिया करते थे। अब उस तब्दीली के भी यहाँ पर असरात हैं। रेंजर्स क्या उसी भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ कर पा रही है या नहीं? देखिए, एक अफसोसनाक पहलू यह है कि चाहे वो चौधरी निसार अली ख़ान हो, वो कराची के मामलात में दिलचस्पी कभी वफाक ने उस तरीके से नहीं ली। सियासत के लिए तो ली है, जैसे गवर्नर सिंध को जब तैनाती हुई थी तो फेडरल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई, यहाँ पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब को आगे करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि उनके वज़ीर आला सिंध से आज भी खासा तनाव था। उनके वज़ीर आला के बयानात में जिस तरीके से वो एहतसाब बिल वाले उस पर दस्तखत नहीं कर रहे थे, तो बड़े वाज़ेह तौर से नज़र आता है कि सिंध हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में भी तनाज़ा है, गवर्नर और वज़ीर आला में भी जो है कशीदगी है, सिंध पुलिस में भी कशीदगी है, IG सिंध का हुकूमत है सिंध से तनाज़ा है। तो इस तरीके से इन तनाज़ात में कोई फोर्स सर्व नहीं कर सकती और इससे फ़ायदा दहशतगर्दों को पहुँचता है और वो उसको पहुँच रहा है। जहाँ तक रही बात के अंसारुल शरिया की बात की गई है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी एडिशनल IG साहब ने गिरफ्तारी का भी कह दिया कि स्वाबी ग्रुप एक ले आए। पुलिस खुद क्रिएट करती है नाम मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं, और अब एक सवाबी ग्रुप जो एक है वो सवाद ग्रुप जो है वो ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। IG सिंध ने अभी जो जनाजा था मरहूम DSP का, वहाँ बड़े वाज़ेह तौर से कहा ना पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार किया है, ना CTD ने गिरफ्तार किया है, अभी तक कोई पेशरफ इस सिलसिले में नहीं हुई है। जितने पुलिस एहलकार मारे गए उनकी भी अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई है। हाँ, एक बात की मुमासला जरूर आती है, जैसे एक जमाने में ये आया करता था कि बम इतने ग्राम का है, तो एक आता है 9mm पिस्टल, बहुत बड़ा काम कर लेते हैं कि 9mm की वो पिस्टल है, वो इस्तेमाल हुई है, ये फलाने वाकयात में हुई है, फलाने में हुई है, लेकिन अमलन जो है पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है, क्योंकि पुलिस को अपनी महाजाराई, अपने झगड़े, सियासत, इससे फुर्सत नहीं और मिल रही है। अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए इजलास तो हो रहे हैं। आज एपेक्स कमेटी का इजलास था, अब वो ब्रीफिंग में बताएंगे क्या? देखिए, कोर कमांडर की तरफ से बड़ी वाज़ेह हिदायत थी, जो पहले एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था बड़ा, और आर्मी चीफ भी जब यहाँ पर आए थे एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया था, लेकिन उस सब के बावजूद उन चीज़ों में कमी नहीं आ रही है। फिर आप एक और अफसोसनाक बात यह है कि खुद वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल ने पिछले इजलास में हिदायत दी थी
थी कि कोई भी इजाफी गाड़ियां लेके नहीं घूमेंगे पुलिस अफसरान, एसपी साहिबान जो हैं, जो उनके पास डबल केबिन गाड़ियां उसी में गार्ड बैठाएंगे। लेकिन नहीं, एक गाड़ी वो होती है, उसके पीछे स्कॉट। अपनी हिफाजत ज्यादा कर रहे हैं, अपने निचले अफसरान या डीएसपी, इंस्पेक्टर, इसकी सतह के लोगों, उनके सबके गार्ड्स भी इस तरीके से वापस ले लिए गए, स्कॉट भी नहीं रख सकते। तो अपनी हिफाजत, अपने बच्चों की हिफाजत, सियासतदान अपने बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, फिर जो वफाक में जो कुछ हो रहा है उसके असरात भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो ये फायदा भी उठा रहे हैं, इसका बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रफत सईद आपका। कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद हमारे हमरा थे। और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कराची की। हुकूमत को इस तरफ नज़र डालने की बहुत ज़रूरत है और हुकूमत सिंध को खास तौर पर चाहिए कि कराची का ख्याल रखे। हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और बात करेंगे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की। आज अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का दिन है। 70 साल पहले आज ही के दिन कायदे-आज़म ने पाकिस्तान की पहली कानून साज असेंबली से खिताब में अक़लियतों को मुखातिब किया और वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपने गिरजाघरों में जाने के लिए, और आप आज़ाद हैं अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए। ये कायदे आज़म का विजन था। तभी उनकी अपनी काबीना में वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर कानून दोनों का ताल्लुक अक़लियत से था। जिस वक्त कायदे आज़म ने ये खिताब किया उस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद 23% थी, जिसमें से अक्सरियत सिंध में आबाद थी। लेकिन आज 70 साल के बाद ये आबादी सिर्फ 6% रह गई है। पाकिस्तान में सिर्फ 6% हिंदू बिरादरी के लोग बचे हैं, जिनकी तादाद मज़ीद तेज़ी से कम हो रही है। हर साल तकरीबन 5000 हिंदू ख़ानदान ऐसे हैं जो कि भारत मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसकी भी कई वजूहात हैं, जिनमें से एक मसला कुछ दिन पहले ही हमने अपने प्रोग्राम में भी उठाया था कि सिंध में हिंदू लड़कियों के अगवा और उनकी ज़बरदस्ती मजहब की तब्दीली की जा रही है। इस पर हमने बात की थी। लेकिन मसला सिर्फ यही नहीं है। सरकारी इदारों की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर नौकरियाँ और रोज़गार के जो मौक़े हैं अक़लियतों के मुल्क छोड़ने की एक बहुत बड़ी वजह है। हाल ही में एक रिसर्च सामने आई जिसमें यह पता चला कि पाकिस्तान के सरकारी इदारों में अक़लियतों का 5% कोटा तो मौजूद है, लेकिन इस कोटे पर अमल नहीं हो रहा। इस कोटे पर सियासी भर्तियां की जा रही हैं। ऐसे गोश्त मुलाजमीन को भर्ती किया जा रहा है जिनका अक़लियती बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं होता, अलबत्ता वो सियासी जमातों से ज़रूर वाबस्ता हैं, जो ना नौकरियों पर आते हैं और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। अलबत्ता बाकायदगी से जो तनख्वाहें हैं उनको ज़रूर वसूल किया जाता है। ये तमाम तर इंकशाफात माइनॉरिटीज़ ऑफ फेथ एंड बिलीफ के नाम से जारी एक रिपोर्ट में आई है और इस रिसर्च को सामी फाउंडेशन नामी इदारे ने कराची, सक्खर और उमरकोट में तहकीक के बाद मुरतब किया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त सरकारी इदारों में अक़लियतों का जो कोटा था वो 11% था, जिसे 1998 में कम करके 5% किया गया। लेकिन अगर आज सरकारी महकमों की फहरिस्तें उठाकर देखें तो अदलिया में 5% अक़लियती जजेस दिखाई देंगे। सूबाई महकमों में तो एक सेक्रेटरी तक नहीं है जिसका ताल्लुक अक़लियती बिरादरी से हो। अलबत्ता विफाकी काबीना में 20 साल के बाद एक हिंदू वज़ीर की शमूलियत ज़रूर हुई है। दर्शन लाल मुंशी को वज़ीर मुमलिकत बनाया गया है, उन्हें बैन सूबाई राब्ते की वजारत दी गई है, जो कि बहुत ही खुशाइन इक़दाम है। लेकिन यहाँ भी एक हकीकत यह है कि हिंदू बिरादरी के किसी शख्स को विफाकी काबीना तक पहुँचने में 20 साल लगे हैं। 2 दहाइयों के बाद विफाकी काबीना में हिंदू बिरादरी को नुमाइंदगी मिली है। इन सारे अदाद शुमार से वाज़ेह है, साफ है कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनको हुकूक न मिलने की सबसे बड़ी वजह सियासी मदाखलत ही है। इस पर ही हम बात करेंगे। सरबरा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रमेश जी। आप अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। 70 साल पहले जो कायदे आज़म ने अपनी तकरीर में एक विज़न दिया था वो कहीं हमें दिखाई इस वक्त नहीं देता। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सिंध से हिंदू बिरादरी जो है वो नकल मकानी कर रही है, क्या वजह है? हम कायदे आज़म के विजन से हट गए हैं क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम अभी नहीं भटके हैं। दरअसल 1948 से ही ये थ्योरी जो है वो उस वक्त हावी हो गई थी यहाँ पे मुल्क के अंदर कि जो 11 अगस्त 1947 की जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्पीच थी उसको रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट से, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात की बात, उसको वहाँ से वेबसाइट से भी हटाया गया, उसको रिकॉर्ड में भी नहीं रखा गया, उसको करिकुलम का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। जो स्पीच थी, जिस स्पीच को सुनने के बाद हिंदू कम्युनिटी ने पार्टीशन के बाद यहाँ पे रहना पसंद किया कि धरती हमारी माँ है, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया है कि ये एक ऐसी आज़ाद रियासत है, यहाँ पे चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे कादियानी हो और चाहे मुसलमान हो, उनके इक्वल राइट्स हैं। और यही वजह थी कि जोगिंदर नाथ, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना बनाया था, पहले 14 अगस्त 1947 को जो तराना सुनाया गया कौमी तराना, वो जोगिंदर नाथ का बनाया हुआ था।
और जो एक कायद-ए-आज़म की मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद उस तराने को भी खत्म किया गया, और जो जफरुल्लाह खान को और जोगिंदर नाथ को जो वजीर बनाया गया था कैबिनेट में जी, वो थ्योरी भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद खत्म हो गई। अब 1948 के बाद अब मेरा सवाल ये है कि आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी क्या बनती है? सरकारी इदारों में अक़लियतों का 5% कोटा है, लेकिन उस पर भी अक़लियतों के बजाय ज़ाहिर है सियासी भर्तियां की जा रही हैं। आप ऐवान में अक़लियतों की नुमाइंदगी करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि अक़लियतों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं। आपने क्या किया है अब तक इस मामले पर? मैंने बिल्कुल हाईलाइट किया है, और पहले मुझे जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तसदुक हुसैन जिलानी साहब ने 9 फरवरी 2014 को बुलाया था, मेरी 16 हियरिंग हुई। उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटीज के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, पर उन्होंने उनके लिए ऊपर जजमेंट भी दी। मेरी 16 हियरिंग के बाद पूरी जजमेंट थी, जिसके अंदर जो जो चीजें मैंने कही उसी हवाले से 19 जून 2014 को जजमेंट आई। और फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी उन्होंने कहा था कि हर महीने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको हर सूबे में मीटिंग्स होंगी, फेडरल में मीटिंग्स होंगी, आप हर इदारे की निशानदेही करेंगे। मगर मैंने काफी उसके लिए कोशिश की, और आपने देखा कि जब पहली मेरी एजेंडा ये थी कि करिकुलम को रिवाइज करना और 11 अगस्त की स्पीच को करिकुलम का हिस्सा बनाना, मगर अभी तक मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। जब सिंध के अंदर उसके ऊपर काम हुआ, 5 दर्जे तक करिकुलम रिवाइज भी हुआ है, पंजाब में भी हो रहा है, मगर केपीके के अंदर वो काम नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत काम होना भी बाकी है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के कुमार जी हमारे साथ थे। अक़लियतें दिन ब दिन जो तादाद है वो कम होती चली जा रही है, लेकिन हमें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। करनों पढ़नों के लिए हमारे पास वक्त